हेलो, गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस हम अपनी पीटी 365 की इकोनॉमी की मैगज़ीन कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमने इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। तो चलिए इसका आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोलर इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि किस तरह से जो हमारे सोलर रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो वैल्यू ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स एंड मॉड्यूल्स इंपोर्टेड सिंस फाइनेंशियल ईयर 14 एड्स अप टू $12.93 बिलियन एंड और रुपीज़ 90,000 करोड़। तो 2014 से देखने को मिल रहा है कि जो हम पीवी सेल्स है जो मेनली हम इंपोर्ट करते हैं उनकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट की प्राइस है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज है, दैट इज़ द 12.93 बिलियन या फिर 90,000 करोड़। एस्टीमेट लगा रहा है जो 85% जो इक्विपमेंट आते हैं वो बेसिकली 3 कंट्री से ही इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे चाइना, एंग्लो वियतनाम और मलेशिया से। अब रीज़न क्या है कि हमारा इतना इंपोर्ट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? देखो, सबसे पहले ये कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसकी कमी है, जैसे वेफर्स, इनगोट्स या जो पॉलीसाइक्लोन जो पीवी सेल्स के अंदर जो यूज़ होता है मटेरियल्स, उनकी हमारे पास कमी है ड्यू टू द एनर्जी एंड कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये जो पीवी सेल्स बनते हैं उसमें भी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, उसकी हमारे क्या है, लैक है कहीं ना कहीं। हमारे पास क्या है, लैक ऑफ द इंटीग्रेटेड सेटअप एंड द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल ट्रांसलेट्स इनटू द हायर कॉस्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे पास इंटीग्रेटेड सेटअप की कमी है, जिस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं अगर पीवी सेल्स हम अपने इंडिया में बनाते हैं तो डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन है वही क्या होगी, हायर पड़ जाएगी। पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, पुअर क्वालिटी हमारे मटेरियल की जो पुअर क्वालिटी है जो कि सोलर प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं, इज़ अनदर फॉल आउट ऑफ द एक्सेसिव इंपोर्ट डिपेंडेंसी बाय द प्रोजेक्ट डेवलपर। इस वजह जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बाहर से मंगवाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि जो इंडिया में जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी क्वालिटी क्या पुअर है। अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हुए टू सपोर्ट पीवी सेल? गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो 20% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हटाएगी सोलर सेल्स और पैनल्स पे इन द बजट विद इमीडिएट इफेक्ट। साथ में इन्होंने स्टार्ट किया मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। इसके अंदर क्या है कि जो भी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगा, इसमें सोलर पीवी सेल्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, उन्हें 20 to 25% सब्सिडी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। 100% FDI रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलाउ किया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। गाइस, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट दो तरह के रूट्स होते हैं। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, अगर आपने FDI मतलब इन्वेस्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए और उसको या रजिस्ट्रेशन करानी होगी आपको, ठीक है। जबकि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या है, ना आपको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन चाहिए, ना ही आपको खुद से रजिस्टर कराना पड़ेगा RBI में या किसी में भी। आगे देखते हैं आर्टिस्ट क्या। देखो, ये आर्टिस्ट की फुल फॉर्म बता देते हैं, एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर। अभी क्या है, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल फॉर ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ के द्वारा। ये ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे कोई भी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो एंटी डंपिंग जो एप्लीकेशन है उनको फाइल कर सकती हैं। मतलब अगर किसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लग रहा है कि जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है उनकी वजह से क्या उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस ऑनलाइन सिस्टम पर जाके अपनी एंटी डंपिंग एप्लीकेशन की फाइल कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ये किसने लॉन्च किया हुआ है, डायरेक्टर जनरल फॉर ट्रेड रेमेडीज, ठीक है। ये एनहेंस करे, इसका काम ये है कि ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करें, एफिशिएंसी प्रोवाइड करें, ताकि जो हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकें फॉर डिफरेंट ट्रेड रेमेडीज, लाइक जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी या जो सेफ गार्ड ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी से। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, नाम से आपको पता चल रहा है कुछ ऐसे इंपोर्ट जिस पे हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है, उसने इशू किया है कि आप कुछ ड्यूटी फ्री ट्रेड्स हैं उन्हें, मतलब ड्यूटी फ्री कुछ गुड्स हैं उनका आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, एनर्जी सोर्सेज कैटलिस्ट, वो भी उन फ्यूल्स को, उन प्रोडक्ट्स को जो एक्चुअल में अगर वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं तो उससे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि जो हम बाद में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब अच्छे अगर हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट भी है वो इंडायरेक्टली प्रोड्यूस होएगा। तो इसलिए क्या करा है, कुछ प्रोडक्ट्स पे जो हमारे एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन के लिए क्या हो सकते हैं, एनहेंस करा सकते हैं। तो इस वजह से हमने क्या करा, उन इंपोर्ट्स के स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री कर दिया, ठीक है। तो यही एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इज इशू टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स, फ्यूल, ऑयल, एनर्जी सोर्सेज, कैटलिस्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम है, ये उन वैलिड ओनली फॉर दोज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, उन्हीं दो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे ऑलरेडी वैलिड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो बताते हैं, करेक्टराइज करते हैं द मेजर ऑफ इनपुट और इनपुट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, ठीक है। वही जो प्रोडक्ट्स हैं जो आगे जाके एक्सपोर्ट हमारा प्रोड्यूस कर सकें, अच्छा एनहेंस कर सकें, इंक्रीज कर सकें, तो उनके अंदर ही क्या है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स हैं। लेट्स इन टेक्स क्या है, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, साथ में डिलोइट के साथ मिलकर। तो ये अच्छे से याद करें ना डिलोइट, क्योंकि वो आपको ना साथ में कोई ना कोई एग्जाम कन्फ्यूज़ करने के लिए गूगल, फेसबुक, अमेजोन कुछ दे देंगे,
और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपका जो कंपनीज जो एक्स्ट्रा में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि डिलॉयट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस इंडेक्स को डेवलप किया हुआ है। ये क्या करेगी, कुछ इंडिकेटर्स को इंडेक्स पे कवर करेगी, जैसे क्वालिटी कैसी है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो भी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर कर रहा है उसके द्वारा किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उसकी क्वालिटी क्या है, रेगुलेटरी प्रोसेस की क्या एफिशिएंसी है, फेवरेबिलिटी क्या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, ईज ऑफ अरेंजिंग लॉजिस्टिक्स एट कॉम्पिटिटिव रेट क्या है, कार्गोज की डिलीवरी भी क्या टाइम लेना, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ कार्गो मूवमेंट या ईज ऑफ ट्रैकिंग, इन सबको क्या करेगी, इन इंडेक्स को कवर करेगी। जो लीड्स इंडेक्स है वो परसेप्शन बेस्ड असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल ट्रेड को मेनली क्या देखता है कि किस तरह से इंडियन स्टेट है, इंडियन यूटीज़ में क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनल ट्रेड और फोकस करता है यूजर्स और स्टेक होल्डर में। लेकिन जो 2019 का एडिशन है अब वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, अब वो क्या करेगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों पे क्या करेगा, फोकस करेगा। आगे बढ़ते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी क्या है, इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया है। जो 2019 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडिया का 77th रैंक था, अब उसका इंडिया को जो इंप्रूव होकर 63rd रैंक हो गया है 2020 में। ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है वो इसको रिलीज़ करता है। हाउएवर जो इंडिया की रैंकिंग है 2019 में ऑन ईज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी पैरामीटर वाज लोएस्ट, मतलब कि हमारा अभी भी जो ईज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा हम लैग कर रहे हैं। इसका रैंक हमारा 154 है। तो जरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की थोड़ा रिपोर्ट देख लेते हैं। देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है, रैंकिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा क्या कर रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देखते हैं कि जिसका जितना अच्छा रहेंगे, इसका मतलब वहाँ पे बेटर है, सिंपलर और रेगुलेशन बिजनेस जो रेगुलेशन है वो इजी हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब और मोर न्यूज़ देख लेते हैं। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो प्लान करिए कि हाँ हम बिजनेस क्लाइमेट को इम्प्रूव करेंगे फॉर रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। अभी हम इसी पे क्यों फोकस करें, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहाँ पे हमारा रैंक 154 है, तो ये बहुत ज़्यादा लो है। तो अभी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करें। तो DBIIT ने अभी यही प्लान किया है कि हम अपना जो बिज़नेस क्लाइमेट है ऑन रजिस्ट्रेटिंग प्रॉपर्टी उसको हम इम्प्रूव करेंगे। मेनली किसकी सिटीज़ में, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में, जहाँ पे हब है, ठीक है। कोलकाता और बेंगलुरु को बाद में वर्ल्ड बैंक ने इंक्लूड किया है, उससे पहले दिल्ली और मुंबई को के बेसिस पे ही उन्होंने क्या किया था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रिपेयर किया हुआ था। रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किए गए हैं कि ये सजेस्ट किए हैं कि हमें क्या करना है, हर एक रिकॉर्ड को पहली बात तो डिजिटाइज करना है, इंटीग्रेट करना है। उनके टाइटल से लेके ये अनकम्पनेंस, मतलब क्या उनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, अनकम्पनेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उन्हें हमें इंटीग्रेट करना है, डिजिटाइज करना है, ताकि सिंगल पोर्टल पे सारा का सारा डाटा अवेलेबल हो सके। हमें ये करना है, जो भी प्राइवेटली जो हेल्ड लैंड प्लॉट्स हैं उन्हें रजिस्टर करना है, उनकी मैपिंग करनी है, और सारा का सारा ताकि हमें रिकॉर्ड रह सके अंडर द पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी टू मेक इट ईजियर, ताकि हम प्रॉपर्टी को ईजिली रजिस्टर कर सकें। हमें एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाना है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल एंड द एनकम्बरेंसेस एंड अ साइमल्टेनियस एक्शन प्लान टू इनेक्ट लैंड टिल्टिंग बिल्स फॉर ऑल द 4 सिटीज, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या हम मेजर करते हैं। ओपनिंग का बिजनेस ओपन करने में आपको कितनी कठिनाई हो रही है या कितना आसानी से आपको हो पा रही है, लोकेशन गेट करने में, असेसिंग फाइनेंस, डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशन या ऑपरेटिंग इन सिक्योर बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर फर्दर भी कुछ है वो आप देख लेना, स्टार्टिंग का बिजनेस, एम्प्लॉइंग वर्कर्स, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी, गेटिंग क्राउड, ठीक है। ये तो काफ़ी है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। जो मेन आप ब्रॉड ना 5 इंडिकेटर्स याद रखो, ठीक है। और यह स्टेप्स हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी सब इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमने लिए हुए हैं। एक, हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस को क्या करेंगे, जो भी ऑल सब रजिस्ट्रार ऑफिस को हम क्या करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, और रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड होंगे विद द लैंड, रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ, बहुत दिल्ली और मुंबई दोनों में। मुंबई में ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके हैं। जो भी इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं उसको एक बार ऑनलाइन सर्विस के कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स पड़े हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में, उनके स्टैटिस्टिक्स सारे अवेलेबल होंगे किसमें, दिल्ली और मुंबई दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पाइस प्लस वेब फॉर्म क्या है। देखो, ये न्यू वेब फॉर्म है, किसके द्वारा डेवलप किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो, ये इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है, ये 3 मिनिस्ट्रीज या 3 डिपार्टमेंट्स के द्वारा डेवलप किया हुआ है, और साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इसमें 3 मिनिस्ट्रीज कौन कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वो इनमें इन्वॉल्व है, स्पाइस प्लस वेब फॉर्म में, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज की जो सर्विसेज हैं उनको
एक ही जगह पे लाके रख देगा। इंटीग्रेट ये क्या करेगा, 10 सर्विसेज को इंटीग्रेट करके फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इनटू वन फॉर्म। ये कोलैबोरेशन है किसके, हमने पहले देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो EPFO का और या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम ऑफ CBIC टू कम इनटू फोर। अभी क्या है, अभी ये क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको चाहिए अगर आपने कम्युनिकेशन करना है किससे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स से। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कम्युनिकेशन मस्ट हैव डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपने कम्युनिकेशन करना है GST डिपार्टमेंट से, कस्टम डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट मतलब DIN नंबर आपको चाहिए। और अगर आप बिना कंप्यूटर जनरेट DIN के कॉन्टैक्ट करते हो तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। DIN ये हमने क्यों स्टार्ट किया है, ये एक वुड बी यूज़ फॉर सर्च ऑथराइजेशन। एक तो ऑथराइजेशन रहेगी कि हाँ यार कोई बंदा फेक नहीं है। अगर आपने किसी को बुलाना है बुला सकते हो, अरेस्ट कोई मेमो करना है, इंस्पेक्शन कहीं आपने चेकिंग करनी है, लेटर इशू करना है इन द कोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि हम ट्रांसपेरेंसी ला सकें, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकें इन इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, IT के थ्रू, डिजिटल मोड के थ्रू हम क्या कर सकें, जो इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकें। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा है ये जो डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम का डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो अभी ये है कि अभी से इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ISDAS और ITT ये इंपॉर्टेंट लगती हैं भाई, देखो मेरे को पर्सनली इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, तो ISDAS क्या है, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो मॉनिटर करेगा, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, बंदे किस तरह से जो बिजनेस हो रहा है उसको करने में कितनी कठिनाई आ रही है या फिर आसानी आ रही है, ये सारा मॉनिटर करेगा ISDAS। ठीक है, तो ISDAS क्या है, द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ द इंडियन कस्टम्स हेल्प पब्लिक सी द डेली कस्टम क्लियरेंस टाइम ऑफ द इम्पोर्ट कार्गो। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, देखो ये दोनों के दोनों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। ठीक है, और साथ में से कोलैब किसके साथ किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। अब अतिथि के बारे में कर रहे हैं। अतिथि क्या है, ईजी टू यूज़ मोबाइल ऐप। ठीक है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कभी कभी आपको कह सकता है UPSC या स्टेट PCS आपको कंफ्यूज कर देगा, उल्टा कर देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अतिथि में है, देखो A से याद कर लो, A से अतिथि, A से ऐप। ठीक है, तो अतिथि में क्या, ईजी टू यूज़ मोबाइल ऐप, ये भी डेवलप किसके द्वारा किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा किया हुआ है। किन के लिए किया है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, टू फाइल द कस्टम डिक्लेरेशन इन एडवांस। इससे क्या होगा, उनके हैसल फ्री और फास्टर क्लियरेंस हो जाएगी बाय द कस्टम एट एयरपोर्ट एंड एनहेंस द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड अदर विजिटर्स एट द एयरपोर्ट में। ठीक है, CBDT इंक 300 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अभी 300 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को क्या किया, साइन किया। देखो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है ना, 2012 में इंट्रोड्यूस किया था, किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है क्या है, देखो ये जो जिसने टैक्स भरना है और जिसने टैक्स क्या है, जहाँ पे टैक्स अथॉरिटी है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि ठीक है आप टैक्स भरो। ठीक है, तो ये बस एडवांस प्राइसिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एग्रीमेंट बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी फिक्सिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडिटी में कितना आप क्या मेथड से आप अपना प्राइस करोगे और ये डिसाइड करेंगे कि जो फर्दर जो फ्यूचर में जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी उनका क्या प्राइस होगा, उनमें क्या करते हैं, सेटल करते हैं। ठीक है, तो ये जो APS स्कीम है प्रोवाइड करते हैं टैक्स सर्टेनिटी टू मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड फोस्टिंग अ नॉन एडवर्टाइजल टैक्स डिजाइन। ठीक है, तो इसमें ये मेन यही था कि ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है क्या, ये जो मेनली जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हैं फ्यूचर में जो भी होंगी उनकी प्राइसिंग को हम सेट कर देते हैं बिटवीन टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं, फेसलेस असेसमेंट ऑफ द IT रिटर्न्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया फेसलेस असेसमेंट स्कीम, या फिर हम बोलेंगे नेशनल असेसमेंट सेंटर किया, ताकि आप इनकम टैक्स रिटर्न्स को भर सको फेसलेस, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिकली बोल सकते हो, थ्रू कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स ऑफिसर्स एंड द टैक्स पेयर। ठीक है, जो नेशनल असेसमेंट सेंटर इंडिपेंडेंट ऑफिस है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल असेसमेंट सेंटर किस तरह का ऑफिस है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ये हमने क्रिएटिव से लेके आया ताकि हम ये देख सकें कि स्कीम को कितना अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ये लोकेट है दिल्ली में। इसके अलावा जो 8 रीजनल असेसमेंट सेंटर्स भी खुले गए हैं, कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्किल्स रिपोर्ट में ज़रा देखते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 की किसने निकाली है, रिसेंटली जो 7th एडिशन है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का, उसको 2020 का रिलीज़ किया है। ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका, VBOX ग्लोबल टैलेंट असेसमेंट कंपनी है, पीपल स्ट्रॉन्ग है और एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। साथ में इसने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, UNDP, AICTE,
और साथ में एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन सब ने मिलकर क्या करा है, ये 7th एडिशन ऑफ इंडियन स्किल रिपोर्ट को रिलीज़ किया। जरा आप देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो, इंडियन स्किल रिपोर्ट का जो हमने रिलीज़ किया, इसका एम यही है कि इंडस्ट्री की जो डिमांड्स है स्किल्स की, क्या उसी हिसाब से हम टैलेंट को सप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये रिपोर्ट बता रही है कि जो अभी न्यू एज जो हमसे नया दौर आ रहा है, उसमें जो इतने टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस हिसाब से क्या हमारे यहाँ पे जो यूथ्स हैं वो रेडी हैं। दिस रिपोर्ट ब्रिंग्स टुगेदर द रेडीनेस ऑफ अवर प्रेजेंट टैलेंट पूल फॉर न्यू एज जॉब और जॉब टाइप्स एंड द स्किल्स दैट एम्प्लॉयर्स आर टुडे सीकिंग इन प्रोस्पेक्टिंग एम्प्लॉय। जो आजकल जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं कि हाँ मुझे इस स्किल से हिसाब से अपने जो बंदा चाहिए, यूथ चाहिए, क्या उस हिसाब से रेडी है, तो ये वही देखती है। अभी देखना चाहिए जो एम्प्लॉयबिलिटी है जो इंडिया यूथ की, वो पिछले 3 सालों से क्या है, स्टेशनरी है और 46.21% ही है पार्टिसिपेंट जो जॉब के लिए रेडी है। फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी को थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड देखा गया, 47% हुई है, जबकि जो मेल वर्कफोर्स है वो घटी है, जो 2019 में 47.39% थी, इस साल कितनी होगी, 46% होगी। ठीक है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री टू लिवरेज फीमेल रिसोर्स पूल। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जरा देख लेते हैं। अभी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को सेटअप किया गया है, मुंबई में किया गया। कैबिनेट ने भी अनाउंस कर दिया कि वो 2 और स्कूल को खोलेगी, कहाँ पे, अहमदाबाद और कानपुर में। देखो, आपको लोकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि मुंबई में अभी सेटअप कर रहे हैं और अहमदाबाद और कानपुर को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ठीक है, ये 3 लोकेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये ट्रेनिंग सेटअप करेंगे एक तरह से एज अ स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये कंस्ट्रक्ट होंगे PPP मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होगी एंड नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट बेस नहीं है इसमें। ठीक है, टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट है, वो एक प्राइवेट पार्टनर होएगा जो सेटअप कर रहा है हमारा पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल मुंबई में थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। इट विल एक्ट एज अ टर्शरी के एक इंस्टीट्यूट। ये देखो, ये क्या करेगा, स्किल इकोसिस्टम वहाँ पे बिल्डअप करेगा ताकि जो आजकल जो एमर्जिंग कोर्सेज हैं उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। एमर्जिंग एंड हाई डिमांड एरिया जैसे डीप टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर टेक्नोलॉजी, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि जो आज में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं उनमें क्या करेगा, या उन टेक्नोलॉजीज़ को क्या करेगा, उसमें लोगों को स्किल्स बढ़ाएगा। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ ISDC कैडर। अभी क्या है, जो फ्रेश बैच हुआ है पहला, जो न्यूएस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नई सर्विसेज है, जैसे IAS IPS होते हैं, IES होते हैं, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की नई सर्विस है, दैट इज़ द इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज है। उसका जो पहला बैच है उसकी मैसूर में पहली ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। जो पहला बैच है जो इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज का, उनको हम किसके थ्रू रिक्रूट करते हैं, UPSC ही एग्जाम कंडक्ट करती है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू इन लोगों का क्या किया हुआ है, हमने रिक्रूट किया हुआ है। जैसे आप लोगों को CSC एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करती है IAS IPS को, उसी तरह इनको IES एग्जाम के थ्रू क्या करते हैं, रिक्रूट करती है। ये सर्विस ग्रुप A की सर्विस है और क्रिएटेड स्पेशली क्रिएट की गई किसके द्वारा, ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि इसका एम ये है ताकि हम जो यंग और टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकें टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द स्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन द कंट्री। ठीक है, तो यार वही ना, अगर आपका मतलब कि बेस हमारा, अगर हमारे लीडर्स अच्छे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स हमें ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा ऑफकोर्स आगे भी काम अच्छा होगा ना। तो यही है रीस्किलिंग रेगुलेशन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि आपने जो ऑलरेडी जो स्किल्ड पर्सन उन्हें द्वारा रीस्किल देनी है, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजीज अमर्ज हो रही है, न्यू इनोवेशन हो रही हैं, तो आप हम अपने यूथ को उस हिसाब से बना सकें। तो इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। देखो, ये जो रीस्किलिंग रिवोल्यूशन है किसके द्वारा डेवलप किया हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिवोल्यूशन है। तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया एज अ फाउंडिंग गवर्नमेंट मेंबर। और इसके अलावा कौन कौन फाउंडिंग मेंबर हैं, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, UAE एंड UAE। रीस्किलिंग रिवोल्यूशन एम का यही है कि ताकि हम जो 1 बिलियन पीपल को 2010 तक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, स्किल्स और जॉब्स प्रोवाइड कर सके। इट इज़ एम टू एड्रेस द नीड ऑफ रीस्किलिंग विच हैज़ राइजन। देखो, अब हमें रीस्किलिंग की नीड क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा इनोवेट हो रही है, ट्रांसफॉर्म है, तो हमें क्या करना है, जॉब्स भी ट्रांसफॉर्म होएगी। हमें कोर स्किल्स में चेंज ला रहे हैं ताकि हम जो एग्जिस्टिंग जॉब हैं उस हिसाब से अपने बंदे को तैयार कर सकें, क्योंकि अभी क्या हाई टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज इंटरपर्सनल स्किल्स की डिमांड ज़्यादा है, इंक्लूडिंग स्किल्स रिलेटेड टू सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, केयर एंड एजुकेशन। इस वजह से हमें क्या करना है, इसकी ज़रूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी, जॉब्स ऑफ टुमारो मैपिंग अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इकोनॉमी टू आइडेंटिफाई जॉब्स दैट रिक्वायर्ड रीस्किलिंग। मतलब ये कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें रीस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसी के बारे में क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। ठीक है, सो गाइज ये भी पढ़ लेना कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं, युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव। अभी क्या है, जनरेशन अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, वो क्या कर रहे हैं ताकि जो हम अपना यंग हमारा यूथ है उन्हें हम प्रिपेयर कर सकें ताकि वो प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन सकें। ठीक है, ताकि हम उन्हें क्या कर सकें, सेकेंडरी एजुकेशन से उन्हें कनेक्ट कर सकें, ट्रेनिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप तक इस तरह कनेक्ट कर सकें। तो जनरेशन अनलिमिटेड पार्टनरशिप ने इसमें क्या किया है, वेरियस फील्ड से वेरियस एक्टर्स को क्या किया साथ लाया ताकि हम क्या कर सकें, अपने यंग पीपल को प्रिपेयर कर सकते हैं टू बिकम प्रोडक्टिव सिटीजन्स, कनेक्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू
एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस इनिशिएटिव को इंडिया में युवा बोला गया है। इसमें क्या हम काफ़ी जो शेयर होल्डर्स को इकट्ठे लाएंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, यूएन एजेंसी जैसे यूनिसेफ एक्सेट्रा, ठीक है। टारगेट एज ग्रुप है युवा का इंक्लूड, इसमें कुछ एडोसेंट गर्ल्स और बॉयज़ को हम क्या लेके आएंगे, ठीक है, जो अभी टीनेजर्स या फिर थोड़े से मतलब कि जो यूथ है हम मेनली उन्हीं को ये टारगेट करेंगे। इंडिया स्किल्स 2020, देखो ये इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें यही है कि हम जो टैलेंटेड हमारे जो इंडियंस हैं या यंगस्टर्स हैं उन्हें बोलेंगे कि आओ आप अपनी स्किल्स जो आपके में एबिलिटीज़ हैं उसको दिखाओ। रीजनल और नेशनल लेवल कंपटीशन में ओवर 50 स्किल्स उनमें जाएंगे, उनमें वो क्या अपनी जो टैलेंट है उनको शोकेस कर सकते हैं रीजनल और नेशनल लेवल कंपटीशन में। RPL सर्टिफिकेट तो 500 कैंडिडेट, देखो इसमें यही है, देखो एक तो आपकी होती है फॉर्मल लेवल की लर्निंग, एक होती है इनफॉर्मल लेवल की लर्निंग। तो इसमें यही बोला जो इनफॉर्मल लेवल की लर्निंग है या फिर जो लोग काम करने के बाद सीखते हैं उन लोगों को हमें क्या करना है, एक सर्टिफिकेट देना चाहिए जिसे हम बोलते हैं RPL सर्टिफिकेट, दैट इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। क्योंकि जो लोग इनफॉर्मल लर्निंग होते हैं उनको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिलता, उन्हें उतना मतलब कि जोश में लोग क्या करते हैं प्रायोरिटी नहीं देते, तो इसीलिए RPL सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द इनफॉर्मल लर्निंग और लर्निंग थ्रू वर्क। जिन लोगों ने इनफॉर्मल लर्निंग या फिर जिन्होंने लर्न किया है थ्रू वर्क उन्हें क्या करेंगे, हम रिकॉग्निशन देंगे ताकि वो उन्हें भी लोग इक्वली एक्सेप्ट करें एज द फॉर्मल लेवल ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। अंडर प्रधानमंत्री कौशल विद्या योजना स्पेशल फोकस हमने RPL पे दिया है बाय रिकॉग्नाइजिंग द प्रायर कॉम्पिटेंसेज ऑफ द असेस्ड कैंडिडेट्स एंड प्रोवाइड द सर्टिफिकेट एंड मॉनिटरी, हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, मॉनिटरी रिवार्ड कुछ मनी अमाउंट दे सकते हैं ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर असेसमेंट, ठीक है गाइज। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, देखो प्राइम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम फॉर रीस्किलिंग और द अपस्किलिंग ऑफ IT मैन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। देखो यही है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ द्वारा स्टार्ट किया है, साथ में नास्कॉम के द्वारा। यही है कि जो अभी क्या है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी उनमें स्किल गैप हो रहा है हम उन्हें क्या कर सकें, भर सकें, ब्रिज कर सकें। तो यही है, ऑफर डायग्नोस्टिक्स फॉर लर्नर प्रेफरेंस एंड स्किल गैप्स लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट प्रॉब्लम। हम क्या कर सकें, हेल्प इन बिल्डिंग डिजिटल फ्लुएंसीज इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एमर्ज हो रही है तो हम उनका जो डिजिटल फ्लुएंसी हम उनको बना सकें। ऑफर ऑनलाइन अपस्किलिंग इन आइडेंटिफाइड स्किल्ड कॉम्पिटेंसी, हमें उन्हें ब्लेंडेड प्रोग्राम प्रोवाइड कर सके जिसमें ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कर सकें। इनेबल कर सकें असेसमेंट और सर्टिफिकेशन ऑफ लर्नर, जो लर्नर कर चुके हैं उन्हें सर्टिफाई कर सकें ताकि जो इंडस्ट्री को चाहिए या गवर्नमेंट सेंटर को चाहिए उस हिसाब से हम उन लर्नर को बना सकें, ठीक है। तो द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ बीइंग डेवलप्ड इन स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाई है स्ट्रॉन्ग पार्टनर किसके साथ बनाया गया, IT इंडस्ट्री के साथ, अकेडमिया, गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ CTAC और NEILT सेंटर है उन्हें भी हमने लेवरेज किया एज ए रिसोर्स सेंटर। ये जोड़ो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म। देखो अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने किसके साथ, IBM के साथ, देखो अनदर आगे ने कंपनी IBM, इसके साथ कोलैबोरेट करके क्या बनाया, स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म बनाया। स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म में देखो क्या है, 2 साल का डिप्लोमा देंगे, कहाँ पे किस फील्ड में देंगे, IT नेटवर्किंग या क्लाउड कंप्यूटिंग में देंगे, और मेनली कहाँ पे देंगे, जैसे जो ITIs होती हैं ना, ITIs या फिर जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। As part of the program and 2-year advanced diploma in IT networking and cloud computing co-created and designed by the IBM, जो IBM के द्वारा क्रिएट किया है, will be offered at the Industrial Training Institute that is ITI and the National Skill Training Institute NSTA। ये प्लेटफॉर्म हम एक्सटेंड करेंगे ताकि हम जो ITI या फिर जो NSTA की जो फैकल्टी है वहाँ उनको भी ट्रेन कर सकें ऑन बिल्डिंग स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कितनी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हर एक उन पे वहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्किल प्रोवाइड कर सके, क्लाउड कंप्यूटिंग पे ज़्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, इन सब पे हम क्या कर सकें, लोगों की स्किल बढ़ा सकें। आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2019। ये कौन देता है भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था 2016 में। ये अवार्ड का यही है कि हम क्या कर सकें, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें हम ऑनर कर सकें, उन्हें हम एक सम्मान दे सकें, रिकॉग्नाइज दे सकें, ठीक है। दिस अवार्ड्स एम टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द आउटस्टैंडिंग यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड इकोसिस्टम बिल्डर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग, कि कितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो गाइस आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।